Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. I am Aliza Naqvi, and today I am truly honored to have the presence of Sir Fahad Kamal with me today. He has been teaching financial reporting in ACCA and other subjects, economics and financial reporting in ICMA, CA, and other universities as well for around 17 years. And if you are attempting financial reporting in the March session, then you are in luck, because we will be discussing the exam pattern, exam difficulties, exam techniques, and everything that revolves around your financial reporting exam. So let's welcome Sir Fahad Kamal. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you doing? I am good, sir. How are you? Alhamdulillah. So let's get straight into it. पहली दफ़ा बच्चे स्किल्स के पेपर में आ रहे होते हैं, they're done with their foundation और बहुत घबराए हुए होते हैं because skills is like a very big deal to them. और पहला पेपर होता है, बट ये सुनने को मिलता है कि F7 जो है एक relatively आसान पेपर है. So how do you think you tackle these questions with students, and what are some key areas that students feel difficulty in? चलिए देखिए, सबसे पहले तो the background of the students in F3 and FA1, FA2, if they got weak, so I used to start my journey with start. मतलब कि मैं सबसे पहले उनकी बेस को दोबारा से चेक करता हूँ in the first class. और फिर मुझे देखना होता है कि where they are standing. देखिए, skills is a different paper. और ये आपका जो है ना वो प्रोफेशनल में जाने से पहले एक बेसिक पेपर होता है, इसके बाद SBR का पेपर है. तो आपको देखना चाहिए कि आपकी बेस कहाँ पर है. अगर मैं स्टूडेंट को ये कंसीडर करूँ कि उसके 80s और 90s में आ गए in F3 एंड इज़ वेरी गुड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी जो है ना वो मिसपरसेप्शन हो जाएगी मेरे लिए. मुझे उसको जीनी से स्टार्ट करना पड़ता है. उससे उसको फ़ायदा ये होता है कि उसका रिवाइज भी हो जाता है, और उसके बाद जब उसकी बेस बनती है तो अगर उसमें कहीं पर लूप होल्स होते हैं तो वो बिल्डिंग उसकी अच्छी बनना शुरू हो जाती है. और ये पहला पेपर स्टूडेंट अडॉप्ट करता है उसकी वजह, क्योंकि वाकई उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें नंबर से खेलना उसको अच्छा लगता है. और डेबिट क्रेडिट के रूल से हट के बात होती है. द रीज़न बिहाइंड के स्किल्स जो है ना टोटली स्टैंडर्ड बेस पेपर है, और स्टैंडर्ड में यू हैव टू ब्लाइंड फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स. तो फ़र्क है. तो स्टूडेंट को ब्लाइंड फॉलो करने से पहले मुझे एक चीज़ करवानी होती है कि आप मुझसे क्लास में सवाल करेंगे ये एसेट क्यों है, क्योंकि आपको थोड़ा यूनिक सा एसेट मिलेगा. आपको वो जर्नल एसेट्स नहीं मिलेंगे, जर्नल लायबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसको समझाना पड़ता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग दुनिया है, लोन से हट के. और डेफर्ड टैक्स भी एसेट हो सकता है, मतलब टैक्स भी एसेट हो सकता है, उसको समझाना पड़ता है. तो जब उसकी बेस बन जाती है तो फिर उसको कुछ क्लासेस के बाद लगता है कि हाँ मेरी जर्नी सही चल रही है. और फिर वो जर्नी जब एग्ज़ाम तक पहुंचती है, जब एग्ज़ाम में कुछ टाइम रह जाता है, तो फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए. और टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न एज वेल, कि किस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स को हैंडल करना है. MCQs के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, OTQs के लिए, एंड देन CRQs जो कि पहली दफ़ा अटैम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. अच्छा देखिए, स्टूडेंट जो ना CRQ के लिए तो तैयार ही नहीं होता, उसकी टाइपिंग ही नहीं होती, वो MCQs का आदी होता है. तो उसको सबसे पहले तो उसके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के मुताबिक उसको बनाना है. उसका तरीका मेरा ये होता है कि पहली क्लास के अंदर ही मैं समझा देता हूँ, देखो पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको 3-4 जगह पे अपने आंखें खुली रखनी है. फर्स्ट यू हैव टू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, क्योंकि FR के पेपर के अंदर बहुत सारा ऐसा डेटा दिया जाएगा जो उस सवाल के लिए रेलिवेंट नहीं हो शायद. टीचर आपको जो आपको पेपर पैटर्न बनाने वाला एग्जामिनर है ना, वो आपको थोड़ा सा शफल करेगा. हर डेटा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है. जब आप रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं तो आपको वहाँ सबसे पहले देखना है व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, आइदर इट्स इनकम स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट और बैलेंस शीट. तीसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अगर सवाल के ऊपर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और उसमें से रेलिवेंट इनकम स्टेटमेंट का होगा, आप वही पढ़ो जी. आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. असल में हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. इट स्पेल अवर टाइम बाय 30 सेकेंड्स और समथिंग. और उसके बाद हम जब रिक्वायरमेंट पे आते हैं, कहते हैं ये क्या, ये आंसर तो आसान था. कभी कभी तो वो आंसर इतना आसान होता है कि उसको सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ सोचना होता है और क्वेश्चन के अंदर से आंसर निकल आता है. एग्जामिनर ने क्यों दिया, सवाल ये है. स्टूडेंट समझता है FR का पेपर है, इट्स अ वेरी बिग पेपर, स्किल्स का पेपर है, हार्ड होना चाहिए. लेकिन जब क्लास में मेरे पास वो MCQ सॉल्व करता है, सर ये लग नहीं रहा FR का पेपर. द रीज़न बिहाइंड, ज़ीरो से स्टार्ट करके जब मैं उसको स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाता हूँ तो उसको फिर सवाल अच्छे लगते हैं, ईजी लगते हैं. और मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट जो क्लास में जाना, जब पेपर पैटर्न में बैठे तो वो ऐसे लगे घर में बैठा हुआ है, रिलैक्स. और उसको इतनी क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कि वो यूज टू हो जाता है सॉफ्टवेयर का. एक्सेल मेरी क्लास में मना है, उसको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही करना है,
ताकि वो जो लिमिटेड फीचर एक्सेल वर्जन है और वर्ड वर्जन है उसका फेमिलियर हो जाए। और घर पे भी मेरा ये होता है कि एक सवाल दे दिया उसको, 45 मिनट्स स्टिमुलेट टाइम, कोई बात नहीं करनी है, कहीं जाना नहीं है घर से, आपको घर वालों को कहना है आई एम बिजी फॉर द क्वेश्चन, और 45 मिनट्स में वो CRQ करना है मुझे हर सूरत में। और 1 घंटा मैक्स है, 45 मिनट्स अ गुड स्टूडेंट। अब स्किल्स डेवलप करो अपनी, जैसे भी कर सकते हो। अच्छा, थोड़ी सी हम प्लानिंग पे बात करते हैं, बिकॉज प्लानिंग तो तब से ही स्टार्ट हो रही है जब से आपने ये डिसाइड किया है कि आपने FR देना है। बिल्कुल। इवन बुक भी नहीं किया आपने, अभी सोचा है कि अब आपने FR पढ़ना है। तो उस स्टेप से लेके टिल 10 days लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम, उसमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए? चलें, एक बात सोचा है, स्टूडेंट का एक सवाल होता है, सर कोर्स कब ख़त्म होगा? तो मैंने ये जवाब होता है उसके बाद पढ़ना शुरू करोगे तो टाइम ही नहीं होगा। और जब से ACCA के ये 4 सेमेस्टर्स आए हैं तो वी हैव टू कवर ऑल द पार्ट्स, ऑल द एस्पेक्ट्स विद प्रोफिशिएंसी। हम कुछ छुड़वा नहीं सकते, बिकॉज हमें उसको सिर्फ ACCA क्वालिफाई नहीं करवाना, वो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन ऑन बोर्ड होंगे, तो वो ये थोड़ी होगा कि मैं तो शॉर्टकट सीख के आया हूँ। शॉर्टकट्स आर गुड, स्मार्ट शॉर्टकट्स आर गुड, बट हमें इसको कॉन्सेप्चुअली और डिटेल में भी पढ़ाना होता है। डिटेल में पढ़ाने के बाद जब वो सवाल सॉल्व करते कहते सर छोटा सवाल है, मैंने कहा छोटा नहीं है, उस बड़े सवाल का पार्ट है। पार्ट हैंडल करना आसान है, लेकिन अगर आप पार्ट ही सीख के चले गए और ज़रा सा भी लेंदी आ गया, आप कहेंगे आउट ऑफ द सिलेबस। नथिंग वॉज आउट ऑफ द सिलेबस। सही है, आपसे नहीं हो रहा, दिस इज द आंसर। तो डे 1 से स्टूडेंट को एक राय होती है, जो स्टैंड में स्टार्ट करा रहा हूँ, आप मेरी क्लास में उसकी प्रैक्टिस कर लो, घर जाके रिवाइज कर लो, अगले दिन मुझसे आके पूछ लो, दैट्स ऑल। उसके बाद आप किट सारी चीज़ें करने के बाद आप उस स्टैंडर्ड को बंद कर दो, वो हो गया। और अगर आप ऐसे चलते रहोगे तो पेपर से पहले जब आपकी, मैं कहूँगा क्लासेस आर ऑफ, तो आपकी तैयारी हो चुकी है। अब आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। गलत है, कभी भी अच्छा नहीं होगा। मतलब जिस स्टूडेंट के मेरे 100 में से 100 आए थे, अब ये तो शॉकिंग न्यूज़ है ना, 100 में से 100, मतलब कि कैसे हो सकता है। बट 100 आने के बाद डिस्कशन करने के बाद पता चला, देखें जो टीचर की बात को, हर चीज़ को लेता है स्टूडेंट, उसको फ़ायदा भी होता है। अगर मैंने कहा 2 मिनट फॉर एन MCQ तो 2 मिनट ही देना है। उसके बाद नहीं हो रहा, आगे चलें, पेपर बहुत है, 2 मार्क्स कट जाएंगे, 98 आ जाएंगे। मैं तो स्टूडेंट को साफ कहता हूँ कि जो स्टैंडर्ड आपका वीक है ना, डू नॉट पुट योर एफर्ट्स ऑन दैट क्वेश्चन, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली स्टूडेंट के 87 आए, वो स्टूडेंट ने मुझे पेपर देने के बाद कहा सर मैं फेल हो जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर रेशो मेरा आधा छूट गया। ठीक है। इफ़ अ स्टूडेंट लैब्स 10 मार्क्स तो उसका पेपर चेक होगा 90 मार्क्स में से, तो 90 में से 87 लिए, तो किस लेवल का पेपर किया होगा उसने? द रीज़न बिहाइंड, मैंने कहा था जो करना सही करना, भागने की ज़रूरत नहीं है। हम सारा पेपर करते हैं, सही नहीं करते, हम सही करें तो पास तो लाजमी हो जाएंगे। और फिर उसका तरीका है, MCQs में ACC के खुद के वर्डिंग्स हैं कि OTQs और MCQs को ना एक ही समझें, बिकॉज उसमें कोई रिटन वर्क नहीं है, ऑल दोज आर MCQs। तो आप उसको दो 1 घंटा सुकून से पेपर के अंदर रिलैक्स हो गए। जब तक आपका 1 घंटा नहीं होता आप उसी पर हो, ओके, इट्स योर टाइम। उसके बाद जब आप CRQs पे जाओ तो फर्स्ट एडॉप्ट कंपनी और कंसोलिडेशन, डू नॉट टेक रेशोस। रेशोस में आप जब जाएंगे तो आपको इसमें एनालिसिस करनी है, उसको रीड करना है, बार बार रीड करना है, फिर आपको एक रिपोर्ट प्लॉट करनी है, इसमें टाइम लगता है। रेशो वुड बी योर लास्ट क्वेश्चन। और जब आप मेन मार्क्स ले चुके हैं, आप MCQs कर चुके हैं, आप 45 मार्क्स अपने कंपनी अकाउंट और कंसोलिडेशन को दे चुके हैं, अब आपके पास जो टाइम है वो आपका है। आपने रेशो, मेरा रेशो क्लास में बहुत अच्छा था, मेरी एनालिसिस बहुत अच्छी थी, सर ने मेरी हमेशा तारीफ़ की, मैंने कहा सब सही है, बट डू नॉट टेक रेशो फर्स्ट, सिंपल। और जिस स्टूडेंट के 100 आए थे, मैं सोचा था रेशो की रिपोर्ट भी सही लिखी, चलो रेशो के रिजल्ट भी सही लिखे, मतलब रीज़न भी सही लिखे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। और एग्जामिनर को उसमें से एक भी गलती नज़र नहीं आई। मेरे हिसाब से ये पेपर बार बार चेक हुआ होगा, मेरे हिसाब से, माई परसेप्शन। और जब उन्होंने देखा दे आर वेरी बायस, उन्होंने कहा नहीं, अगर पोजीशन जा रही है पाकिस्तान में तो जानी चाहिए, अगर TSA में जा रही है तो TSA में जानी चाहिए, सीरियसली स्पीक। तो अगर स्टूडेंट ने वाकई एफर्ट्स लगाए तो फिर उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन पेपर टेक्निक अलग चीज़ है,
पेपर हैंडलिंग अलग चीज़ है, पढ़ना अलग चीज़ है। आपने अपने आप को सेंसेस में रखना है 3 घंटे में। ट्रू, दिस इज द पॉइंट। और उसमें आप जितने मैनेज चलेंगे ना उतना अच्छा है। रिलैक्स चलना है बिल्कुल। जो पढ़ने का टाइम था वो पढ़ लिया आपने, अब पेपर का टाइम है। स्मार्ट स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर लेता है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला कभी कम मार्क्स लेता है क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन बहुत अच्छा पेपर हैंडल नहीं कर सकता। ये मसला है छोटा सा। तो स्मॉल थिंग्स जो है ना, अच्छा एक और चीज़ मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, कोई भी ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना, एसीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, ब्लंडर मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट करते। कैसे? आपने फिगर्स में गलती कर दी चलेगा, ये ह्यूमन एरर है, हो जाता है। लेकिन आप गुडविल को करंट एसेट्स में लिख रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इट कैन नॉट बी करंट एसेट। आंसर तो सही आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। एग्जामिनर कहेगा कि एसीसी क्वालिफाई होकर बाहर जाएगा और सबको क्या कहेगा, मैंने तो गुडविल करंट में लिखी थी, पास हो गया था। इट्स अ वेरी बिग ब्लंडर। ये ना करके आए। पॉलिसी इश्यूज गलत करने की कोशिश ना करें, एस्टिमेट इशू गलत हो जाते, एक्सेप्टेबल है। ओके, ठीक है। ये तो पूरा एग्ज़ाम से पहले की बात हो गई। अब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बहुत सारे केसेस हम ऐसे सुनते हैं कि स्टूडेंट्स को सब आता था बट वो प्रेशर इतना था, टेंशन इतनी थी, स्ट्रेस इतना था कि दे weren't एबल टू परफॉर्म वेल। और इसी के साथ साथ व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दो स्टूडेंट्स जिनका सेकेंड अटैम्प्ट है, वो कैसे इस चीज़ को ओवरकम करें एंड उनकी जो अभी मेंटल स्टेट है वो उससे बाहर आके अब कैसे ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट दे हैव प्लान्ड अब उसको एक्शंस में भी कन्वर्ट करना है। बिल्कुल। देखिए हर स्टूडेंट के लिए जो ना वो एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि पेपर सिर्फ एफआर नहीं है, पेपर बहुत सारे हैं उसके। जी। तो वो हर पेपर में एक काम करे, जब वो टीचर से पढ़ रहा होता है तो उसका कोई ना कोई एरिया वीक रह जाता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, 100% दे आर कॉन्फिडेंट, वो अलग बात है, लेकिन पास सबको करना है हमें। सारे स्टूडेंट्स पैसे देके और फीस देके जा रहे हैं, तो उसका मेन तरीका ये होता है, इफ़ यू हैव सम क्यूरीज इन एनी स्टैंडर्ड और पेपर आ गया सर पे, तो उस स्टैंडर्ड की या उस चीज़ की टेंशन लेने से बेहतर है अगर पेपर में वो एरिया आ जाए तो उसको फ़िलहाल स्किप करें। और बाकी पेपर पे फोकस करें, उसको रीड भी ना करें। द रीज़न बिहाइंड, आप उसको रीड करेंगे आप और टेंशन में आएंगे, क्योंकि आप क्लास पे भी टेंशन में होते थे। तो उसकी टेंशन रिलीज करने का सबसे आसान तरीका मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, इफ़ यू गॉट एन एमसीक्यू ऑफ डेफर टैक्स और समथिंग, और टैक्स आपका कभी सही रहा ही नहीं, सबसे आसान तरीका, जब टैक्स का एमसीक्यू आए ना, छोड़ दो उसको, आगे का पेपर करो। और हो सकता है इसके बाद जो आपने स्किप किए थे ना, वो 10 मिनट रीडिंग टाइम बच गया, क्योंकि 5 एमसीक्यू छोड़ दिया आपने कि भाई बाद में पढ़ूंगा। आपने बाकी पेपर किया, जब आपका पेपर पूरा हो गया, अब जब आप वापस आओगे, यू आर रिलैक्स, यू आर पास्ट, यू आर कॉन्फिडेंट। और ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट 0 पढ़ के गया था टैक्स, ऐसा नहीं है, वो वीक था। वीक क्वेश्चन अगर आपका कोई है सिर्फ, और आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे IRR भी निकालना होता है, वहाँ वैक भी निकालना होता है। आपका वो वीक ही था एरिया, तो फिर आपने क्यों उठाया वो सवाल पहले? तो वो आपका मोराल क्या कर देगा? नहीं उठाना है, एंड में उठाएं। और अब हैरत होगी, एंड में उठाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो अलग ही होगा, और हो सकता है वो सही हो जाए। बिल्कुल। आप उस सवाल को मुश्किल समझ रहे थे, लेकिन आपके पास उसकी बेसिक नॉलेज थी। अब आपको वो सवाल तंग नहीं करेगा, बिकॉज आपका पेपर हो चुका है, यू आर पास इन द पेपर। फिर कुछ फ्री मार्क्स होते हैं, मैं स्टूडेंट को बार बार कहता हूँ वो ज़रूर लेके आओ, छोड़ के नहीं आओ, जो CRQs में पड़े होते हैं। जस्ट टाइप एंड ट्रांसफर, कम से कम 12 नंबर, तो वो क्यों छोड़ के आते हो? तो प्लान से चलो। ठीक है, ओके। और आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो FR स्टूडेंट्स को एंड ओवरऑल हर स्टूडेंट को, SCC स्टूडेंट को, तो मेरा कंक्लूजन यही होगा कि पेपर जो है ना, आप रिलैक्स माइंड से कैसे दे सकते हैं कि आप क्लास के अंदर अटेम्प्ट करो, पेपर की नहीं सोचो पेपर कब होगा। आपकी तैयारी के टाइम पे आपने नहीं पढ़ा अगर, तो पेपर के टाइम पे आपको टेंशन ही होगी ना। तो पेपर से ज़्यादा तैयारी की कोशिश करें पेपर से पहले। तो हम उल्टा करते हैं, पेपर आएंगे तो देख लेंगे, ऐसा ना हो पेपर देख ले आपको सीरियसली स्पीकिंग, और आपको टेंशन, और आपको जो है ना पेपर ख़राब हो जाए आपका। सबसे आसान तरीका ये कि जो पेपर में आपको पहले सवाल ग्रिपिंग है, आप वो पहले अटेम्प्ट करें। और पेपर के अंदर हर चीज़ को रीड करना नहीं होता, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें, देन क्वेश्चन पे जाएं, काम की बात उठाएं, सॉल्व करें। हर सवाल की हर बात काम की नहीं होती। फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे थ्योरी बेस, उसके ऑप्शंस कभी पढ़े नहीं, कभी नहीं पढ़े। उसको पहले सोचें कि इसका आंसर मेरे जहन में क्या आ रहा है,
वो उसकी प्रोबेबिलिटी 99.99% होती है। फिर नीचे देखें है नहीं है, टेक द क्वेश्चन, क्योंकि आपने पढ़ लिया, आप सफल हो गए। दूसरी बात, FR के MCQs या बाकी स्किल्स लेवल है ना, बहुत अच्छे बनाते हैं ये लोग। द रीज़न बिहाइंड, वो हर स्टेप के आंसर्स भी ना ऑप्शन में डाल देते हैं। इफ़ यू आर डूइंग अ क्वेश्चन, आप अभी क्वेश्चन कर ही रहे थे, उसने आपसे सेकंड और थर्ड ईयर मांगा, आप अभी दूसरे पे ही पहुंचे थे, आपकी आंखें कहाँ चली गई? ऑप्शंस पे। वो वहाँ था, पहला भी था, दूसरा भी था। तो अब अगर आपने उसको देख लिया, हो सकता है जल्दबाजी में टिक भी लगा दें और एयर स्किप हो जाए, आपसे मांस स्किप हो जाए, तो आपको पहले क्या करना है? सवाल सही से पढ़ा, रिक्वायरमेंट में लिखा था मुझे इनकम स्टेटमेंट का आंसर चाहिए, आप निकालें पहले। ऑप्शन रीड नहीं करना, आप समझ लें ऑप्शन में बॉक्स लगा हुआ है, ऑप्शन का बॉक्स खाली है। कैलकुलेशन क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि पहले सॉल्व द क्वेश्चन देन सी द आंसर, और थ्योरी वाले में पहले थिंक व्हाट वुड बी द आंसर। मैं क्या पढ़ के आया था भाई? जब नहीं पढ़ के आए थे तो ऐसे होता फिर तो तुम ऑड वन आउट, ट्रिक, आइल्स सब करोगे उसके अंदर, वो बात की बात है। लेकिन हम ऑप्शन पढ़ के गलती करते हैं। 30 MCQs है, उसमें ट्रिक्स नहीं लगानी, उसमें समझ के करना पेपर को। और CRQs के अंदर हमेशा 45 मिनट्स का टाइम लेके जाना है, कुछ भी करके, और जितना हो जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक CRQ करने बैठे आप, 45 मिनट्स हो गए, ड्रॉप, स्टॉप कर दे वहाँ पे। आपके जितने स्किल्स लगने थे ना वो लग गए, जितने मार्क्स मिलने थे ना वो मिल गए। अब आप दूसरे क्वेश्चन पे जाएं एंड गिव 45 मिनट्स, आपके पास 30 मिनट्स एक्स्ट्रा बचेंगे। इसमें आपको फिर पूरे पेपर में जहाँ जाना है आपको जाएं, आपको MCQ में जाना है जाएँ, आपको किसी CRQ में जाना है आप जाएँ, टाइम बचाएं। हम क्या करते हैं, ये जो स्टूडेंट का ड्रॉप हो रहा ना क्वेश्चन, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सका, इसलिए 10 नंबर का सवाल छूट गया। अगर वो मैनेज करके चलता, बड़े सिंपल सा FR का सिंपल सी ट्रिक है, 1 आवर फॉर MCQs, उससे पहले बाहर नहीं आना है। 45 मिनट्स फॉर फर्स्ट CRQ, जिसमें से कंपनी या कंसोलिडेशन में से जो आ जाए किस्मत आपकी, आपको पहले वो अटेम्प्ट करना है। थर्ड रेशो 45 मिनट्स, आवर 45, 30 मिनट्स बच गए आपके। अब आप बच जाएँ, आपको जहाँ जाना है जाएँ। मे भी पॉसिबल आपका पेपर ही हो चुका हो, मे भी पॉसिबल, पक्का थोड़ी पता। तो पेपर ट्रिक से पास होगा, कम तैयारी पे भी पास हो सकता है 101%। लेकिन आप थोड़ा सा ट्रिकी चलें। आप टेंशन लेके पेपर में क्यों जा रहे हैं? कोई बात नहीं, आपकी 80% तैयारी है तो 100 में से 80 भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। All right. Thank you so much, sir, for all your intel and all the secret recipes to score well in ACCA exams. We are truly grateful for your time. Thank you. And with that, this is where the episode ends. I wish you all the best for all your ACCA exams. I hope you are able to ace them. And I will see you all in the next episode. Till then, take care. Bye.